तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारी क्लास 11 की पॉलिटी की बुक का है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका टाइटल जैसे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे जुडिशरी के बारे में। तो चलिए हम अपना जो चैप्टर है वो गाइज शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि बहुत बार हमने देखा है कि जो हम अगर कोर्ट्स की बात करें तो हम उनको एट्रीब्रेटर्स की तरह देखते हैं डिस्प्यूट्स जब होता है इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट पार्टीज के बीच में। लेकिन अगर हम जुडिशरी का देखें कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो जुडिशरी परफॉर्म करती है कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी। जुडिशरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें इंडिया की, इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। राइट फ्रॉम 1950 जुडिशरी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंटरप्रेटिंग एंड इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे इंपॉर्टेंस के बारे में, जुडिशरी के रोल के बारे में। सो ये जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का आपने पढ़ चुके हैं। आपकी जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सिटीजन की जो भी राइट्स होते हैं उनको जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो जुडिशरी करता है। सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। इंडिया की जो जुडिशरी है वो कैसे अपना रोल निभाती है सिटीजन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। जुडिशरी का रोल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, एंड रिलेशनशिप क्या होता है जुडिशरी के बीच में और जो पार्लियामेंट होता है इंडिया का उसके बीच में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जब बात आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तो सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों नीड होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। सो किसी भी सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में एंड इंडिविजुअल्स के बीच में, या फिर ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। सो जितने भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी से हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो अगर हम बात करें ये जो आइडिया है रूल ऑफ लॉ का, दैट ऑल इंडिविजुअल्स चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मैन हो, विमेन हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड कास्ट्स के हो, उनको जो है सेम जो लॉ है वो गवर्न करता है। सो प्रिंसिपल रोल अगर हम बात करें जुडिशरी का, प्रोटेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ को एंड इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेफगार्ड करता है राइट्स इंडिविजुअल की, डिस्प्यूट्स अगर होते हैं उनको भी सेटल करता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इंश्योर्स करता है कि डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप डिक्टेटरशिप। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस इट इज नेसेसरी दैट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से। सो क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एंड हाउ इज दिस इंडिपेंडेंस एश्योर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात सिंपली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात करें, सिंपली स्टेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के जैसे कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन सच ए वे दैट इट इज अनेबल टू डू जस्टिस। मतलब एग्जीक्यूटिव को उसमें रिस्ट्रेन नहीं करना है जुडिशरी की फंक्शनिंग में। लेट द जुडिशरी वर्क इंडिपेंडेंटली। सो जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको इंटरफेयर भी नहीं करना है। जुडिशरी का जो भी डिसीजन है उसमें किसी भी जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट को नहीं यहाँ पे इंटरफेयर करना है। एंड जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंस है इसका मतलब है कि यहाँ पे जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं है। देखिए अकाउंटेबल होना एक डिफरेंट अलग बात है। एंड जुडिशरी एक पार्ट होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ऑफ द कंट्री। सो इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। सो कैसे जो इंडिपेंडेंस होता है जुडिशरी का ये कैसे प्रोवाइड हो सकता है और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें गाइस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, इट हैज इंश्योर्ड दैट कि जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं है इन द
प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो वहां पे लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये बिलीव किया गया था कि पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। सो इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, एक पर्सन को मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ। सो पॉलिटिकल ओपिनियन उस पर्सन का या फिर उस और उसका या फिर उसकी जो पॉलिटिकल लॉयल्टी है वो एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जुडिशरी में उसके अपॉइंटमेंट को लेके। जजेस का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, ऑफिस को होल्ड करते हैं टिल रीचिंग द एज ऑफ द रिटायरमेंट। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जजेस में बी रिमूव, जजेस को रिमूव किया जाता है, बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है, इंश्योर करता है कि जजेस फंक्शन कर सकते हैं विदाउट फियर और फेवर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव करते थे कि दैट अ डिफिकल्ट प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ये प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। अब इनके जो रिमूवल की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट जानबूझ के ही बनाई गई है ताकि जो इनका ऑफिस है, जो जुडिशरी के मेंबर है, उनके ऑफिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। जुडिशरी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या तो एग्जीक्यूटिव, नॉट फाइनेंशियली dependent on either the executive or legislature. Constitution provides that salaries and allowance of the judges are not subjected to the approval of the legislature. Actions and decisions of judges are immune from personal criticism. So judiciary has the power to penalize those who are found guilty of contempt of court. ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी की अगर हम बात करें कोर्ट का, इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। पार्लियामेंट डिसमिस नहीं कर सकती है कंडक्ट ऑफ जजेस को एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव अ जजेस बीइंग कैरीड आउट। सो ये एक जुडिशरी को क्या देता है, इंडिपेंडेंस देता है to educate without fear of being criticized. Now activity है, आपको एक डिबेट रखनी है क्लास में on the following topic. Which of the following factors do you think work as constraint over the judges in giving their rulings? Do you think that these are justified? जैसे constitution, precedents, opinion of other courts, public opinion, media, traditions of law, laws, time and staff constraints, fear of public criticism, fear of action by executive. अब भाई आता है टॉपिक अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज थोड़ा सा कान लगा के आप इसको सुनिएगा। अगर हम जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो इट हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट है। इट मेक्स अ डिफरेंस हु सर्व्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अ डिफरेंस इन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज interpreted. So political philosophy of the judges, their views about active and assertive judiciary और control and committed judiciary का एक impact होता है on the fate of the legislators elected. Council of Ministers, Governors and Chief Ministers and Chief Justice of India सारे influence करते हैं प्रोसेस किसका, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिसको सीजेआई भी बोलते हैं, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी करंटली इंडिया के सीजेआई कौन है। सो ओवर द इयर्स कन्वेंशन डेवलप हुआ है जहां पे जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो सीजेआई कौन अपॉइंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। दिस कन्वेंशन वाज हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस। 1973 में ये टूटा था जब एन रॉय को अपॉइंट किया गया था एज द सीजेआई सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। तो यहाँ पे 3 उनसे ज्यादा जो सीनियर जजेस थे उनको वहां पे नहीं चुना गया था। अगेन जस्टिस एमएच बेग, उनको अपॉइंट किया गया था सुपरसीडिंग जस्टिस एचआर खन्ना, ये 1975 की बात है। सो 2 अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के,
उनको अपॉइंट करती हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, कंसल्ट कर किया जाता है सीजेआई के साथ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके बैठते हैं, भारत के राष्ट्रपति बैठते हैं एंड सीजेआई बैठते हैं, और फिर बैठ के ये मशवरा किया जाता है कि किसको यहाँ पे चुना जाए, किसको, जो जजेस जो है किसको चुना जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पोस्ट के लिए। दिस इनफैक्ट इसका मतलब होता है कि जो फाइनल डिसीजन होता है इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है। What then was the status of the consultation with the chief justice? तो अगर यहाँ पे जो फाइनल जो अपॉइंटमेंट जो होना है वो उनके हाथ में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस के साथ, तो दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन between 1982 and 1998. इनिशियली कोर्ट ने ये महसूस किया कि जो चीफ जस्टिस का रोल है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेन एंड अगेन, जैसे कि हमने डिस्कस किया है 1982 से 1998 के बीच में। इनिशियली कोर्ट को लगा कि जो चीफ जस्टिस है प्योरली कंसल्टेटिव है, मतलब जैसे हम चीफ जस्टिस से कंसल्ट लेते हैं जब अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, तो सिर्फ हम चीफ जस्टिस से यहाँ पे कंसल्टेशन ले रहे हैं। देन इट टुक द व्यू दैट जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस का मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद अ नोबल प्रोसीजर। सो इसने सजेस्ट किया था कि जो चीफ जस्टिस है उनको रिकमेंड करना है नाम कुछ लोगों के जिनको अपॉइंट करना है जजेस की पोस्ट के लिए इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। सो thus the Supreme Court has established the principle of collegiality in making a recommendation for appointments at the moment there it matters. In matters of appointment, the decision of the group of senior judges of the Supreme Court carries greater weight. Thus, in matters of appointment to the judiciary, Supreme Court and the Council of Ministers एक important role यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं भाई, प्ले करते हैं। ओके, उसके बाद अब आता है जजेस के रिमूवल की बात। तो जब हम रिमूवल की बात करते हैं जजेस का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, इतना इजी नहीं होता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। अगर मिसबिहेवियर कुछ ऐसा हुआ है उनके अगेंस्ट वो प्रूव हो चुका है, और इनकैपेसिटी a motion containing the charges against the judge must be approved by special majority। और ये यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी को इसको अप्रूव करना है in both houses of the parliament. So do you remember what a special majority means? So we have studied this in the chapter on elections. It is clear from this procedure that जो removal होता है जज का बहुत difficult procedure होता है, and unless there is a general consensus among members of the parliament, जज को remove नहीं किया जा सकता भाई इतने आसानी से। So it should also be noted that while in making appointments, executive plays a crucial role. लेजिस्लेचर के पास पावर होती है रिमूवल की, और अगर हम अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव होता है जिसके पास ज्यादा पावर होती है, लेकिन रिमूवल में यहाँ पे लेजिस्लेचर रोल प्ले करता है। सो दिस हैज एंश्योर्ड दैट एक बैलेंस हो पावर का, and independence of the judiciary. So far, only one case of removal of judge of the Supreme Court came up for consideration before Parliament. In that case, though the motion got 2/3 of majority, it did not have the support of the majority of total strength of the House, and therefore judge was not removed. तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि एक रिमूवल का एक केस आया था जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो यहाँ पे जो मोशन है उसको सिर्फ 2/3 जो है मेजोरिटी ने पास किया था, लेकिन इनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला था ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, एंड देयरफॉर जज वाज नॉट रिमूव्ड।
अब हम बात करते हैं अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कौन कौन से हुए हैं जज को रिमूव करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर जुडिशरी का। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इंडिया का प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इसका मतलब अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इसका मतलब होता है लाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के पास सेपरेट स्टेट कोर्ट नहीं होते हैं। जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर होता है इंडिया में वो पिरामिडल है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके बाद फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद फिर आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट द लोवेस्ट लेवल। सो जो ये लोअर कोर्ट्स होते हैं ये फंक्शन करते हैं अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट्स। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो भी डिसीजन होता है वो बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स पे, ट्रांसफर कर सकता है जजेस को, हाई कोर्ट्स के जो जजेस है उसको सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, राइट। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट्स टू इटसेल्फ। अब अगर भाई कोई हाई कोर्ट में केस है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे ये इसका जो मतलब अच्छे से उसका सुनवाई नहीं हो रही है या फिर डिसीजन अभी तक नहीं आया है, तो वो अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, अपील को सुन सकता है लोअर कोर्ट से, इशू कर सकता है रिट्स को, फंडामेंटल राइट्स को अगर रिस्टोर करना है, कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड एक्सरसाइज कर सकता है सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, डील करते हैं विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस, अपील को कंसिडर करता है ऑन डिसीजन व्हिच इज गिवन बाय लोअर कोर्ट, डिसाइड्स करता है केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर कुछ केसेस है जहां पे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है ये डिसाइड करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। सो ज्यूरिसडिक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का। भाई जो सुप्रीम कोर्ट जो है हम जानते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल कोर्ट्स होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट। हावेवर इसका जो फंक्शन है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस किसने डिसाइड करी है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है। सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन होता है या फिर उसकी खुद की स्कोप होती है पावर की। अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का, ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी, तीन तरह का होता है। ओरिजिनल अगर हम देखें तो सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगस्ट स्टेट्स। एपिलेट की बात करें, ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। एडवाइजरी अगर हम देखें, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। उसके बाद यहाँ पे रिट भी इशू कर सकता है, कैन इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यो वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद स्पेशल पावर भी है, ग्रांट करता है स्पेशल लीव्स टू एनी अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पावरफुल यहाँ पे आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। सो इस डायग्राम से आप नोटिस करेंगे कि कुछ केसेस है जो इन्वॉल्व कर रहे हैं फेडरल रिलेशंस को, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश करता है इसको एज एन अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। किसी भी फेडरल कंट्री में लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट देमसेल्व्स। सो ये जो पावर होती है रिजोल्व करने की इस तरह के केसेस को, इज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, हम इसको बोलते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अलोन उसके पास पावर होती है इस तरह के केसेस के साथ डील करने के लिए. Neither the High Court nor the lower court can deal with such cases. In this capacity, Supreme Court not just settles disputes but interpret भी करता है पावर को. जैसे यूनियन की जो पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, उसको ये भी इंटरप्रेट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. अगर हम बात करें रिट ज्यूरिसडिक्शन की, तो आपने फंडामेंटल राइट्स पे एक चैप्टर आया होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गई है तो एक जो बंदा है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है रेमेडी के लिए. सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर दे सकता है रिट्स की फॉर्म में, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट्स को. बट पर्सन जिसकी राइट्स वायलेटेड है उसके पास चॉइस होता है, या तो वो हाई कोर्ट के पास जाए या फिर अप्रोच करे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली. सो थ्रू सच रिट्स कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव कि आपको एक्ट करना है भाई एक पर्टिकुलर वे में. उसके बाद आता है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट हम जानते हैं हाईएस्ट कोर्ट है जहां पे हम अपील कर सकते हैं. अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट. हाउएवर, हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट केस इज फिट फॉर अपील. दैट इज टू से दैट ये इन्वॉल्व करता है सीरियस मैटर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन. इन एडिशन क्रिमिनल केसेस में अगर लोअर कोर्ट ने एक पर्सन को सेंटेंस दे दिया है, उसको मतलब डेथ सेंटेंस इशू कर दिया है एज अ पनिशमेंट, तो अपील कर सकते हैं हम हाई कोर्ट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे. ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट. तो ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही डिसीजन होता है. एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिकंसिडर करेगा केस को, एंड जो भी लीगल इश्यूज है इन्वॉल्व है उसमें उनको भी रिकंसिडर करेगा. अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो कानून है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिफरेंट मीनिंग होता है जो लोअर कोर्ट ने समझा है, तो सुप्रीम कोर्ट चेंज करेगा रूलिंग को एंड अलोंग विद आल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस इन्वॉल्व. हाई कोर्ट के पास भी एपीलेट ज्यूरिसडिक्शंस है ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स उसके जो